दोस्तों नमस्कार। जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट 46 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो जिसमें दोस्तों जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों बन रहेगा वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा और सभी के सभी क्वेश्चंस 1 नंबर के होने वाले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइजेंस ने। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों, हाइजेंस ने। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, हाइजेंस ने। दोस्तों एंडरसन सेल्सियस ने किसका सिद्धांत दिया था। तो हो जाएगा सेल्सियस पहला पैमाना दिया था। सेल्सियस जो सेंटीग्रेड पैमाना होता है दोस्तों, सेंटीग्रेड पैमाना सेल्सियस पैमाना होता है, उसको दिया था एंडरसन सेल्सियस ने, सेंटीग्रेड पैमाना। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किस चीज़ का आविष्कार किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, तो इनकी बात करेंगे दोस्तों, तो इन्होंने दिया था विद्युत आवेश। विद्युत आवेश के आविष्कारक कौन है दोस्तों। विद्युत आवेश के आविष्कारक हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। याद रखिएगा दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन। आर्किमिडीज का सिद्धांत आप लोग जानते हैं दोस्तों, उत्प्लावनवाद का सिद्धांत। उत्प्लावन का सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने। ये भी आप लोग याद रखिएगा, उत्प्लावन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने। अल्फ्रेड नोबल की बात करें दोस्तों, अल्फ्रेड नोबल ने दिया था दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। याद रखिएगा दोस्तों, डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबल ने। तो बात करें दोस्तों, प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था। हाइजेंस ने। एंडरसन सेल्सियस ने दोस्तों सेल्सियस पैमाना दिया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दोस्तों विद्युत आवेश की खोज किया था। आर्किमिडीज ने उत्प्लावनवाद का सिद्धांत दिया था दोस्तों, और डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक तथा स्मारकों के संरक्षण एवं देखभाल के लिए किस अनुच्छेद में दिया गया है। दोस्तों राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक और स्मारकों का संरक्षण एवं देखभाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 49। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, अनुच्छेद 49। दोस्तों बात करें अनुच्छेद 32 को दोस्तों बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा है। याद रखिएगा दोस्तों, संविधान का आत्मा कहा है। और अनुच्छेद 47 की बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 47 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 47 में है दोस्तों नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध है। नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध है दोस्तों, याद रखिएगा, नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनता है दोस्तों, आर्टिकल 47, अनुच्छेद 47 नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 40 तो आप लोगों को पता है दोस्तों, ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। पंचायत से रिलेटेड है, याद रखिएगा। ग्राम पंचायत, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत का गठन कब होता है दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन होता है बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। और किस वर्ष होता है दोस्तों, 1992 में होता है, लेकिन लागू होता है 1993 में। 1992 73वां संविधान संशोधन आता है, लेकिन लागू होता है 1993 में। याद रखिएगा दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू होता है। किस आर्टिकल से रिलेटेड है ग्राम पंचायत, हो जाएगा अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की कार्रवाई के लिए कितने सदस्यों का होना आवश्यक है। लोकसभा या फिर राज्यसभा, लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, ये दोनों की कार्रवाई के लिए कितने सदस्यों का होना आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, टोटल सदस्य का, सभी सदस्य का 1/10 भाग। मान लीजिए दोस्तों टोटल सभी सदस्य लोकसभा में टोटल सदस्य 550 हैं, तो कम से कम दोस्तों 55 सदस्य अनिवार्य होना चाहिए, उपस्थिति होना चाहिए, तभी लोकसभा की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। नहीं तो इसको लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्थगित कर दिया जाता है। इसके कम से कम कितने सदस्य होना चाहिए दोस्तों, 1/10 भाग। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, यह अनुच्छेद 100 में कहा गया। तो अनुच्छेद 100 के भाग 3 में कहा गया दोस्तों, अनुच्छेद 100 के 3 में कहा गया है। याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 100 में कहा गया है लोकसभा की कार्रवाई के लिए कम से कम 1/10 भाग होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग असुमेलित है।
निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग असुमेलित है। दोस्तों कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग असुमेलित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो गलसुआ रोग होता है दोस्तों पैरामिक्सो वायरस द्वारा, ये तो सुमेलित है दोस्तों, ये सही हो जाएगा। रेबीज रोग होता है लीजा वायरस के द्वारा, और रेबीज रोग कुत्ते के काटने से होता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, कुत्ते के काटने से होता है रेबीज वायरस, फैलता है शरीर में। और कौन सा रोग होता है, हाइड्रोफोबिया रोग, याद रखिएगा दोस्तों, कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है, जिसमें दोस्तों रेबीज लीजा वायरस फैल जाता है, इसलिए रेबीज का टीका लगवाया जाता है। खसरा रोग होता है दोस्तों मिल्ज वायरस द्वारा, ये भी सही है, मिल्ज वायरस द्वारा। चेचक रोग होता है, चेचक दोस्तों प्लाज्मोडियम से नहीं होता है, तो इसका आंसर 4 नंबर सही हो जाएगा। असुमेलित पूछा है दोस्तों तो 4 नंबर सही हो जाएगा। चेचक किस कारण होता है, तो चेचक हो जाएगा दोस्तों वेरियोना मेजर द्वारा, वेरियोना मेजर द्वारा, याद रखें दोस्तों, वेरियोला होगा, वेरियोला मेजर के द्वारा, वेरियोला मेजर द्वारा याद रखेगा कि कौन सा वायरस होता है, वेरियोला मेजर द्वारा चेचक बीमारी होता है। दोस्तों चेचक के टीके की खोज किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने, याद रखेगा दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज किया था, एडवर्ड जेनर ने। और रेबीज के टीके की खोज किसने किया था, रेबीज के टीके की खोज तो लुई पास्चर ने, ये याद रखिएगा, लुई पास्चर ने किया था रेबीज के टीके की खोज, और चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप लोग पूरा का पूरा नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में लासिका कोशिकाएं किस अंग में बनती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन बनता है। मानव शरीर में लासिका कोशिकाएं किस अंग में बनती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों थाइमस ग्रंथि तथा प्लीहा में, थाइमस ग्रंथि तथा प्लीहा में। दोस्तों लासिका कोशिकाएं से मतलब है दोस्तों WBC से, ये वाइट ब्लड सेल होता है, एक तरह की वाइट ब्लड सेल होता है लासिका कोशिकाएं। ये थाइमस ग्रंथि में भी बनती है, प्लीहा में बनती है, और दोस्तों अस्थि मज्जा में भी बनती है, याद रखें दोस्तों, अस्थि मज्जा में बनती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर ऑप्शन अस्थि मज्जा दिया है तो अस्थि मज्जा भी आप लोग टिक कर दीजिएगा। दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी, और सबसे छोटी ग्रंथि होती है दोस्तों पिट्यूटरी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर की, मानव शरीर की यकृत होती है, और सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी होती है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आसान क्वेश्चन है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछे दोस्तों तो राजस्थान, सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान, याद रखिएगा। और दूसरा सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश, दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश, ये सेकंड नंबर पे आता है। ये आता है दोस्तों महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे, याद रखेगा, और उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे, उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आ जाएगा, और महाराष्ट्र नंबर 2 पर आ जाएगा, और बिहार नंबर 3 पर आ जाएगा। याद रखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पर, उत्तर प्रदेश अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे दोस्तों चौथे नंबर पर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य पूछे तो हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको दोस्तों आप लोग टिक कर लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी लिख दीजिएगा। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों माही नदी, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा दोस्तों माही नदी। दोस्तों माही नदी की बात करें तो माही नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से होता है, एमपी से कहाँ पर होता है दोस्तों, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से नोट कर लीजिएगा। माही नदी निकलती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। ये दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी एकमात्र नदी है दोस्तों जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी दोस्तों मकर रेखा, लिम्पोपो दोस्तों मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब कांगो नदी दोस्तों, कांगो नदी की बात करें ये हो जाएगा विषुवत रेखा को, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा कहें या फिर भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा कहें दोस्तों एक ही बात होता है, विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी,
मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी और कर्क रेखा को मात्र 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी माही नदी। गंगा नदी की बात करें दोस्तों तो गंगा नदी बस विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है गंगा नदी के मुहाना पर, जहाँ पर ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का संगम होता है दोस्तों, वहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। ये हो जाएगा गंगा नदी से रिलेटेड क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले टोटल कितने राज्य हैं दोस्तों? 5 राज्य। याद रखिएगा दोस्तों, टोटल 5 राज्य। उसमें कौन कौन से? एक हो जाएगा मिजोरम, एक हो जाएगा पश्चिम बंगाल, एक हो जाएगा मेघालय और 2 और बचता है दोस्तों, एक हो जाएगा त्रिपुरा। याद रखिएगा, एक हो जाएगा त्रिपुरा और एक और हो जाएगा दोस्तों, वो कौन सा है? असम। ये हो जाएगा असम, एक हो जाएगा असम। याद रखिएगा दोस्तों, एक हो जाएगा असम। तो बांग्लादेश के साथ इसमें कौन सा सीमा साझा नहीं करता है? हो जाएगा गुजरात। गुजरात का दोस्तों तटीय भाग जो दोस्तों समुद्र से सीमा साझा करता है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है गुजरात। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों इस क्वेश्चन में बात करें बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा साझा करता है भारत, तो हो जाएगा 4096 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर। ये भी याद रखिएगा। और सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ 107 किलोमीटर। ये भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड। करंट अफेयर से रिलेटेड टोटल 5 क्वेश्चंस मिलेगा। 5 क्वेश्चंस को लगभग 30 सेकंड में करने की कोशिश करते हैं। पर्यावरण सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का 176वें नंबर पर पर्यावरण सूचकांक में रहा है। 133वें नंबर पर जलवायु परिवर्तन में रहा है। याद रखिएगा दोस्तों, जलवायु परिवर्तन में 133 नंबर पर भारत रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनामिका राजीव। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों, अनामिका राजीव। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला प्राइवेट बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला प्राइवेट, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, भारत का पहला प्राइवेट बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे तंबाकू नियंत्रण के लिए नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? हाल ही में किसे तंबाकू नियंत्रण के लिए नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु को। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों, पीवी सिंधु को। तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? 31 मई। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, तंबाकू रोकथाम दिवस बोले या फिर तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? निम्न में से किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्ण प्रकाश को। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों, कृष्ण प्रकाश को। हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार कितने भाषाओं में दिया जाता है दोस्तों? तो जो अनुसूची 8 में जितनी भी भाषाएं दिया गया है, अनुसूची 8 में जितनी भी भाषाओं का उल्लेख किया गया है दोस्तों, उन सभी भाषाओं में दिया जाता है। टोटल 22 भाषाओं का में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार। सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के बने थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सीसा। सातवाहनों के अधिकतर सिक्के दोस्तों सीसा के बने हुए थे। दोस्तों सोने का सिक्का सर्वप्रथम भारत में किसने चलाया था? सोने का सिक्का सर्वप्रथम ये हो जाएगा कुषाण वंश ने। याद रखिएगा दोस्तों, कुषाण वंश ने सर्वप्रथम कुषाण वंश ने चलाया था। और दोस्तों आधुनिक कुषाण वंश के दोस्तों कनिष्क ने, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, कुषाण वंश के कनिष्क ने चलाया था। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो चांदी का सिक्का सर्वप्रथम दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और दोस्तों उसके बाद अगर बात करें तो दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रचलन किसने किया था? तो हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। प्रचलन में किसने सबसे ज़्यादा लाया था? तो शेरशाह सूरी ने। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और दोस्तों बात करें कि तांबा का सिक्का किसने चलाया था? तो तांबा के सिक्के की बात करें दोस्तों, तांबा का सिक्का अशोक काल में अधिकतर हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हड़प्पन स्थल भारत में नहीं है? निम्न में से कौन सा हड़प्पन स्थल भारत में नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा।
मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कहाँ पर है दोस्तों? प्रेजेंट में पाकिस्तान में है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये कहाँ पर है दोस्तों? पाकिस्तान में, आप लोगों को पता होना चाहिए, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में दोस्तों लोथल और कालीबंगा किस राज्य में है? तो लोथल की बात करें हो जाएगा गुजरात में, गुजरात में। और कालीबंगा हो जाएगा दोस्तों राजस्थान में, ये आप लोगों को पता होना है। कालीबंगा हो जाएगा राजस्थान में। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने किया था? तो हो जाएगा दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किया था। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? इसकी दोस्तों मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ था। इसकी हत्या दोस्तों कौन करता है? पुष्यमित्र शुंग। इसकी हत्या कर देता है पुष्यमित्र शुंग और शुंग वंश की स्थापना करता है। शुंग वंश की स्थापना करता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। शुंग वंश की स्थापना करता है बृहद्रथ को मारकर, बृहद्रथ को मारकर। अशोक की बात करें दोस्तों तो अशोक ने दोस्तों श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए संघमित्रा और महेंद्र को भेजा था। संघमित्रा और महेंद्र को भेजा था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला दोस्तों, छाऊ और दलखाई किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? छाऊ और दलखाई किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? छाऊ और दलखाई किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। छाऊ और दलखाई किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा उड़ीसा। छाऊ और दलखाई किस राज्य की है दोस्तों? उड़ीसा की। दोस्तों बात करें झारखंड की कौन सी प्रमुख लोक नृत्य शैली है झारखंड की? तो झारखंड की हो जाएगा दोस्तों सरहुल और हो जाएगा दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बनता है दोस्तों कर्मा। सरहुल और कर्मा झारखंड से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य शैली होती है। राजस्थान के तो आप लोग को पता है दोस्तों, राजस्थान का घूमर, राजस्थान का हो जाएगा घूमर, कठपुतली और पनिहारी ये हो जाएगा राजस्थान से रिलेटेड लोक नृत्य शैली। कर्नाटक की बात करें दोस्तों तो कर्नाटक में यक्षगान और करगा, यक्षगान और करगा कर्नाटक से रिलेटेड हो जाएगा। यक्षगान और करगा हो जाएगा कर्नाटक से। राजस्थान से हो जाएगा घूमर, कठपुतली और पनिहारी। झारखंड से हो जाएगा सरहुल और कर्मा। कर्नाटक से हो जाएगा यक्षगान और करगा। तो छाऊ और दलखाई किस राज्य का हो जाएगा? उड़ीसा राज्य का। अगला क्वेश्चन, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये पाँचों के पाँचों ऑप्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा सीन नदी। ऑप्शन नंबर 5 से हो जाएगा दोस्तों सीन नदी के किनारे स्थित है। पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। पोटोमैक नदी पर कौन सा शहर स्थित है? तो हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। डेन्यूब नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो डेन्यूब नदी की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा वियना। डेन्यूब नदी के किनारे वियना और बेलग्रेड भी है। बेलग्रेड याद रखिए दोस्तों, बेलग्रेड भी डेन्यूब नदी के किनारे है। टेम्स नदी पर हो जाएगा लंदन तो हो जाएगा दोस्तों, लंदन हो जाएगा टेम्स नदी पर। वैगई नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? वैगई नदी के किनारे जगह मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? वैगई नदी में। और मदुरई इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों क्योंकि मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा को। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों महादेवी वर्मा को। आधुनिक मीरा। सरोजिनी नायडू को बोला जाता है दोस्तों भारत कोकिला बोला जाता है दोस्तों सरोजिनी नायडू को। पीटी उषा को बोला जाता है दोस्तों उड़न परी पीटी उषा को बोला जाता है। ये तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से मोमबत्ती का प्रमुख कार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना। मोमबत्ती का जलना कैसा प्रक्रिया है? तो हो जाएगा रासायनिक प्रक्रिया है।
तो इसका ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मोमबत्ती का जलना कैसा प्रक्रिया है? तो रासायनिक प्रक्रिया है। अब मोमबत्ती का पिघलना अगर बोले दोस्तों तो हो जाएगा भौतिक प्रक्रिया। मोमबत्ती का पिघलना अगर पूछे तो भौतिक प्रक्रिया, मोमबत्ती का जलना पूछे रासायनिक प्रक्रिया। दोनों में अंतर है दोस्तों और दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मोमबत्ती का प्रमुख कार्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना। बात करें दोस्तों दूसरे ऑप्शन की, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो जाएगा विद्युत सेल, विद्युत सेल, विद्युत सेल, विद्युत सेल। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है दोस्तों? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो हो जाएगा सोलर सेल, सोलर सेल, सोलर सेल। और दोस्तों विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक शेयर जरूर कर दीजिएगा।